अब हमने 2023 से ऑनवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है। वो हमने तब्दील इस तरीके से किया कि अब हर 3 साल बाद जो पैसे ले रहा है वो भी, और जो पैसे नहीं ले रहा वो भी, वो हमारा ये जो सर्वे का प्रोसेस है उसको उनमें से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब हो ये रहा है, अब मैं आपको जिस किस्म के लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि जब हमने 2023 में ये सिलसिला शुरू किया, पहले हम घर घर जाके सर्वे करते थे, अब हमने अपने तहसील दफातर में डेस्क लगा दिए और लोगों को कहा जब भी आप समझते हैं कि आपके हालात तब्दील हो गए हैं, आएँ और आप अपना सर्वे के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद होता यह है कि सर्वे वो करा लेते हैं। अब 2023 में एक खातून है जिसने सर्वे करा लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है, ठीक है, सिस्टम से वो चेक करती है। अब वो जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालती हैं तो उनको मैसेज आता है कि आप प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उनकी शिकायत होती है कि अगर हम अहल हैं तो हमें फौरी तौर पे पैसे क्यों नहीं मिलते। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसातों से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अब हर बेनिफिशरी जो है वो कम से कम 3 साल जो भी प्रोग्राम में शामिल होगी वो 3 साल प्रोग्राम में रहेगी। ठीक है। तो अगर कोई 2022 में शामिल हुआ है तो वो 2024 के आखिर तक यानी 25 के शुरू में यानी जनवरी ऑनवर्ड्स तक प्रोग्राम में शामिल रहेगा। ठीक है। और जो 2023 में लोग पहले शामिल नहीं थे और अहल हो गए हैं, वो 2025 से ऑनवर्ड उनको प्रोग्राम में हम शामिल करना शुरू कर देंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग निकलेंगे तो उनकी जगह पे हम दूसरों को लेके वापस आके इसी सवाल को मैं दोबारा करूंगा ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। पैगाम का जो है ना वो, क्योंकि शफाफियत के लिए हम वेबसाइट के ऊपर उनको कहते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक कर लें। पैगाम जब उनको हम 8-1-7-1 से भेजते हैं उसका मतलब होता है कि वो अब अहल है और अब जो है वो अगला प्रोग्राम से ले सकते हैं। सिर्फ सर्वे कराने के बाद उनको कम से कम 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास कोटा है अभी 1 करोड़ ख़ानदान का। अब 1 करोड़ ख़ानदान से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। अब कुछ लोग जिनके हालात बेहतर होंगे वो प्रोग्राम से निकलेंगे, ये लोग जिनको हम अभी अहल कर रहे हैं ये उनकी जगह पर आएँगे। तो इनको इंशाल्लाह अब यानी मैं बताना ही चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से इंशाल्लाह हम नई जो इनरोलमेंट है वो करने जा रहे हैं। जिन्होंने 2023 में सर्वे कराया, 2024 में सर्वे कराया और वो अहल हैं, वो 1 जनवरी 2025 से प्रोग्राम में शामिल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बताएं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, वो किस जगह पे फॉल करेंगे तब वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं कि कौन कौन लोग हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये है कि उनको सर्वे में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। ठीक है। सो इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। हमारे दफातर में आए, इसके अलावा किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अपना सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद इस वक्त हमारा जो स्कोर है वो 32 है। अगर उनका स्कोर 32 से नीचे है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। हो सकता है कि ये स्कोर कुछ यानी जब 1 जनवरी को हम एक नया स्कोर लेके आएंगे, दोबारा हम देखेंगे कि कितने लोग उसमें अहल ठहराते हैं, तो हो सकता है ये स्कोर 32 से 34 पे भी चला जाए या हो सकता है 32 से 30 पे भी आ जाए। फिर मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारे प्रोग्राम की जो सस्टेनेबिलिटी है या जो हर प्रोग्राम हर गवर्नमेंट इसको लेके चलती है, एक तो उसमें शफाफियत है, लेकिन हम अक्सर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर उन ख़ानदानों की दुआएँ हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं। सो जो 93 लाख ख़ानदान हैं, जब उनके हाथ में पैसा आता है, उनके बच्चों के लिए जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो जो हम कर रहे हैं, तो वो उनकी दवाएं जो है ना बेसिकली समहाउ चीज़ें बदल देती हैं, नरम कर देती हैं दिल जो है, और हर साल बजट इसका इजाफा होता रहता है। जबरदस्त। सर, आपने बजट की बात खुद ही कर दी है। नेक्स्ट हम इसी चीज़ पे आने वाले थे कि इस दफ़ा जो है इसका बजट भी बढ़ा है। आप मुझे बताएं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, BISP क्या करने वाला है, ख़ानदानों को ज़्यादा इंक्लूड करेगा या फिर जो मंथली उनको इनकम मिलती है उसमें इजाफा होने वाला है? अच्छा, इसमें ना बुनियादी तौर पर हम इंशाल्लाह इस साल 2 काम करने जा रहे हैं। हमारे इस वक्त 93 लाख ख़ानदान हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक तो हम इंशाल्लाह जून 2025 से पहले फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म होने से पहले हम इसको 1 करोड़ तक ले जाएंगे। तकरीबन 7 लाख मज़ीद ख़ानदान हम इस नेट में शामिल कर लेंगे। जी, तो 93 लाख से 1 करोड़ हो जाएंगे। और दूसरा बेसिकली ना हम हर साल ये करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रकम हम उनको दे रहे हैं, जो भी हम सेमाई रकम उनको 10,500 रुपया दे रहे हैं, तो हर साल इन्फ्लेशन की वजह से वो उसकी जो वैल्यू है उस अमाउंट की वो कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप समझे कि 20% अगर इन्फ्लेशन है साल में, जैसे रुपी डिवैल्यू होता है, आप उसको एक तो रुपी डिवैल्यू है, एक महंगाई की वजह से जो उनका आमदनी और जो खराजात हैं उनका जो गैप है वो बढ़ जाता है।
सो अगर 20% इन्फ्लेशन होगी तो आप समझें कि उनकी जो हम वैल्यू 10,500 दे रहे हैं उसमें 20% कमी वो हो 8,000 रह जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर साल जनवरी में उसमें जो उनकी अमाउंट है, ये जो कफालत जो हम 10,500 दे रहे हैं उसमें इजाफा करते हैं। ठीक है। सो हम इंशाल्लाह इस साल भी जनवरी में उसकी कैलकुलेशन करेंगे इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर में कि कितना हमने इजाफा करना है, लेकिन हम एक सब्सटेंशियल एक खास अमाउंट में भी इजाफा होता है। ठीक है, जितना आप लोग रिक्वायर्ड किया था उतना ही बजट में इंक्रीमेंट हुआ है, जितना आप चाह रहे थे कि बीआईएसपी को जो है वो बजट में इतना हिस्सा मिले उतना मिले, यू वर एक्सपेक्टिंग? जी, हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो ख़ास इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अपना कोशिशें हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमें बजट से कोई तकरीबन 15 से 20% इजाफी बजट मिला। सो हम वाइड प्रोग्राम है कि हमने बजट जो है वो जी, सो हमने बजट लोग से खुश तो सी खुश, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि क्योंकि महंगाई के साथ साथ लोगों के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जी, जी। और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग गुर्बत से निकल जाएंगे, लेकिन कम से कम वो जिस सतह के ऊपर हैं गुर्बत की उस पर बरकरार रहेंगे। टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे सवाल। जो आपने भी हमें रिसर्च के लिए चीज़ें भेजी उसमें भी हमने देखा कि ख़वातीन की जो रकम जो उनको मिलती है उसमें कटौती होती है। ठीक है, आपने उस मॉडल को चेंज करने का आपने लगाया था तखमीना, जब लास्ट टाइम हम थे आपने कहा था इसको तब्दील करेंगे, क्या वो तब्दील हो चुका है? जो तकसीम है रकूम की उसमें उस मॉडल में कोई तब्दीली आई है? बुनियादी तौर पे ना पिछले 4 साल से हम एक ही पेमेंट के निज़ाम, 2 हमारे पास बैंक्स थे जो कि पूरे पाकिस्तान के एरिया को कवर कर रहे थे। अब उससे होता ये है कि बहुत सारे लोगों की मोनोपोली हो जाती है, जहाँ से ये लोग पेमेंट्स लेते हैं वो एजेंट्स हर महीने, हर 3 महीने बाद जब वो पेमेंट देते हैं तो बेनिफिशियरी को पता होता है कि ये मैंने इसी से पेमेंट लेनी है, और फिर अगर वो कोई कटौती करता भी है तो बेनिफिशियरी शिकायत नहीं करती। अच्छा। तो हमने पिछले 6 महीनों में, जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो उस वक्त हम काम कर रहे थे उसके ऊपर, मैंने आपको बताया भी था। तो अब हमने उसका निज़ाम अभी इस सेमाई से यानी जुलाई से सितंबर में हमने उसको तब्दील कर दिया। अब हमारे पास 2 की बजाय 6 बैंक्स हैं। अच्छा। सो अब हम ने उस मोनोपोली को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में हर बैंक को हर एरिया में जो है वो एक्सेस दे दी है। इतनी अच्छी चीज लगी आपकी बात, काट रहा हूं, मुझे परसों आप याद आए। जी। और मैंने कहा ये लोग आए नहीं बड़े अच्छे से प्रोग्राम में। मैं एचबीएल गया और मैं वहां से एटीएम से पैसे निकालने लगा तो बाहर लिखा हुआ था यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे भी निकलवा सकते हो। मैंने कहा ओ अच्छा, इन्होंने ये भी मतलब इजाफा हो गया। तो वो एक तो हमने बैंकों में इजाफा कर दिया, दूसरा ये है कि पहले सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ सेल जो ये एजेंट होता है, जिस तरह भी आप कह रहे हैं शॉपकीपर, उनसे पैसे मिलते थे, अब जो है वो एटीएम्स के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। सो वो इन बैंकों की जो 6 बैंक्स हैं हमारे, उन बैंकों की जो एटीएम्स की ब्रांचेस हैं वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक लगाएं एंड दे कैन विड्रॉ द कैश। कटौती होगी कोई पैसों की उसमें? अच्छा, अब नहीं, उसमें नहीं होगी। वो जो जितनी भी कमीशन है, जो फीस है, वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अदा करेगी, चाहे वो जो बेसिकली 1 लिंक के अलावा भी आपको देना पड़ता है ना, 1 लिंक के जरिए अगर आप जी आपको थोड़े से पैसे कुछ 100 रुपए देने पड़ते हैं। जी, रूरल में हमने जिस तरह कहा कि पहले ये था कि तहसील लेवल के ऊपर पेमेंट्स होती थी, अब हमने नए जो निज़ाम है इसमें ये किया कि हर बैंक को पाबंद किया है कि वो हर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर 2 पेमेंट टच पॉइंट्स बनाएगा। अच्छा। सो अब हमारी जो बेनिफिशरीज हैं उनको फासला तय करना नहीं पड़ेगा। सो सबसे बड़ी जो कटौती की रीज़न थी या वजह थी वो ये डिस्टेंस भी था, फासला भी था। आप सोचें कि एक आपने रूरल एरिया की बात की कि एक रूरल एरिया से जब खातून जाती है शहर में और वो एक लंबी कतार देखती है और वो 500 रुपया अपना किराया आने जाने का खर्च करके जाती है, तो जब उसको ये मैसेज मिलता है कि आज आपको रकम नहीं मिलेगी क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा है, 93 लाख खवातीन की कोशिश होती है कि पहले दिन हमें पैसे मिल जाए, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 93 लाख लोगों को एक दिन पैसे नहीं दे सकता। जी। तो वो फिर जब वो आपको पता है क्यों तोड़ने के लिए और प्रायोरिटी के लिए फिर लोग जो है वो गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं कि जी आप मुझे 200 रुपया दें, मैं आपको पहले पेमेंट दिलवा दूंगा। और वो अपनी फिर कैलकुलेशन करती है कि आज मैं 500 रुपया दे के आई हूँ, कल मुझे फिर 500 रुपया दे के आना पड़ेगा। अगर आज काम ना हुआ तो कल फिर दोबारा मुझे तो फिर वो समझती है कि चले मैं 100 रुपया 50 रुपया जो भी मतलब जिस लेवल के ऊपर कटौती होती है वो मैं दे के आज अपना काम कर लूँ। तो उसका मेन वजह फासला है। तो जब हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इसको कर देंगे तो वो उसकी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है। सो वो आप समझ लें कि अगर एक दिन उसको पैसे नहीं भी मिलते तो शी कैन अफोर्ड, मतलब है वो अगले दिन भी आके वापस आके पेमेंट ले सकती है। और एक सिर्फ मैं ऐड कर दूं इसमें, एक जो यूनियन काउंसिल की सतह पे हम जब लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में टोटल 11,000 यूनियन काउंसिल्स हैं
और जब हम कहते हैं कि 2 टच पॉइंट्स हम बनाएंगे तो हम 22,000 टच पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप पर टच पॉइंट आप बेनिफिशरीज की तादाद देखें ना तो हार्डली 250 से 300 खवातीन एक टच पॉइंट्स, और सो आप उनको केटर करना इतना मुश्किल नहीं वो होगा एक दिन में हो उसके सकता है। लिए। सो एक जो एजेंट है, जो बैंक का एजेंट होता है, वो एक दिन में 200 से 250 ट्रांजैक्शन आराम से कर लेता है। सो अब हमारी कोशिश ये है कि ये यूनियन काउंसिल की सतह पे हो और इस आपने समय से कहा इसका हर आगाज हो यूनियन चुका है। काउंसिल में 2 टच पॉइंट्स दो होंगे, touch points। 11,000 तकरीबन पाकिस्तान में, तो 22,000 टच पॉइंट्स होंगे। एक बिल्कुल। टच पॉइंट तकरीबन 200 से 250 से खवातीन को केटर करेगा। एक मशवरा है, जी, मैं सिर्फ अपने दिमाग से मुझे कुछ आया तो मैंने कहा आपके साथ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी शेयर जी करूं। प्लीज प्लीज। क्या मोबाइल वैन्स का भी होता है? क्या कर रहे हैं आप लोग मोबाइल वैन्स अगर रूरल एरिया में चली जाए? मोबाइल वैन्स का एक्चुअली सिर्फ एक मसला होता है कैश की सिक्योरिटी का। सो बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे पास मोबाइल वैन्स हैं जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कैश मूव करना आजकल जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात हैं बहुत सारी जगहों पे वो तो थोड़ा सा रिस्की होता है। हम बिल्कुल ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ इलाकों में हमारा प्लान है कि इसको एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी अरेंज करनी पड़ेगी। नहीं, और, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस किस्म के हैं। गाड़ी बाहर खड़ी करो तो गाड़ी रह जाती है, टायर चले जाते हैं। ये तो हालात हुए हैं, तो सिक्योरिटी का तो इशू है। मुझे बताएं, बहुत सारी खवातीन ही कहती हैं कि जी हम इसमें आ गए थे, इस नेट में 2 साल के लिए हमें रकूम मिली भी, और उसके बाद जो है वो एकदम से इसका सिलसिला ख़त्म हो गया और फिर हमें कुछ बताया भी नहीं गया कि हमारा ये क्या मसला है, रकम क्यों रुकी है। उसकी रीज़न एक तो आपने बतानी है, और दूसरा ये कि दोबारा से फिर अप्लाई करना पड़ेगा उनको उस नेट के अंदर आने के लिए। जी। सो बुनियादी तौर पे हमने जो लास्ट टाइम लोगों के पैसे रोके थे वो 2022 यानी कोविड के बाद, और उसकी वजह ये थी कि जो 2011 में प्रोग्राम में शामिल हुए थे उनका हमने जब 2020 में सर्वे किया दोबारा, तो उनके हालात थोड़े से, हम ये नहीं कह रहे कि गुर्बत से निकल गए, लेकिन थोड़े से बेहतर हो गए। और बहुत सारे लोग जिनको 11 साल में कोई हमने बेनिफिट नहीं दिए और वक्त के साथ साथ उनके हालात ख़राब हो गए, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली और वह हमने लोगों को निकाल दिया। अच्छा, ये बहुत लंबा पीरियड था, 11 साल एक फैमिली जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उसका इंतज़ार करना, और एक फैमिली जो कि प्रोग्राम से पैसे ले रही है प्रोग्राम के अंदर है। अच्छा। तो उसका निज़ाम अब हमने 2023 से ऑनवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है। वो हमने तब्दील इस तरीके से किया कि अब हर 3 साल बाद जो पैसे ले रहा है वो भी, और जो पैसे नहीं ले रहा वो भी, वो हमारा ये जो सर्वे का प्रोसेस है उसको उनमें से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब हो ये रहा है, अब मैं आपको जिस किस्म के लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि जब हमने 2023 में ये सिलसिला शुरू किया, पहले हम घर घर जाके सर्वे करते थे, अब हमने अपने तहसील दफातर में डेस्क लगा दिए और लोगों को कहा जब भी आप समझते हैं कि आपके हालात तब्दील हो गए हैं, आएँ और आप अपना सर्वे के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद होता यह है कि सर्वे वो करा लेते हैं। अब 2023 में एक खातून है जिसने सर्वे करा लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए अहल हैं या Eligible नहीं है कि ठीक नहीं है, सिस्टम से वो चेक कर ठीक सकते हो हैं। गया। अब वो जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालती हैं तो उनको मैसेज आता है कि आप प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उनकी शिकायत होती है कि अब अगर हम अहल हैं तो हमें फौरी तौर पर पैसे क्यों नहीं मिलते। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसातों से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अब हर बेनिफिशरी जो है वो कम से कम 3 साल जो भी प्रोग्राम में शामिल होगी वो 3 साल प्रोग्राम में रहेगी। ठीक है। तो अगर कोई 2022 में शामिल हुआ है तो वो 2024 के आखिर तक यानी 25 के शुरू में यानी जनवरी ऑनवर्ड्स तक प्रोग्राम में शामिल रहेगा। ठीक है। और जो 2023 में लोग पहले शामिल नहीं थे और अहल हो गए हैं, वो 2025 से ऑनवर्ड उनको प्रोग्राम में हम शामिल करना शुरू कर देंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग निकलेंगे तो उनकी जगह पे हम दूसरों को लेके वापस आके इसी सवाल को मैं दोबारा करूंगा ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। अगर आपको पैगाम भी आ गया, आप अहल भी हो गए, फिर भी पैसे नहीं मिले, क्या वजह है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्या अभी उनको इंतजार करना है? इंतजार करके तो क्या वो तब शामिल होंगे जब दूसरे खानदान निकलेंगे और जितनी आपके पास एक कैपेसिटी है वो पूरी होगी कि नहीं? पैगाम का जो है ना वो क्योंकि शफाफियत के लिए हम वेबसाइट के ऊपर उनको कहते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक कर लें। पैगाम जब उनको हम 8-1-7-1 से भेजते हैं उसका मतलब होता है कि वो अब अहल है और अब जो है वो अगला प्रोग्राम से ले सकते हैं। सिर्फ सर्वे कराने के बाद उनको कम से कम 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास कोटा है अभी 1 करोड़ ख़ानदान का। अब 1 करोड़ ख़ानदान से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। अब कुछ लोग जिनके हालात बेहतर होंगे वो प्रोग्राम से निकलेंगे, ये लोग जिनको हम अभी अहल कर रहे हैं ये उनकी जगह पे आएंगे। तो इनको इंशाल्लाह अब यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से इंशाल्लाह
हम नई जो इनरोलमेंट है वो करने जा रहे हैं। जिन्होंने 2023 में सर्वे कराया, 2024 में सर्वे कराया और वो अहल हैं, वो 1 जनवरी 2025 से प्रोग्राम में शामिल बेहतरीन शुरू हो हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बताएं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, वो किस जगह पे फॉल करेंगे तब वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं कि कौन कौन लोग हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये है कि उनको सर्वे में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। ठीक है। सो इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। हमारे दफातर में आए, इसके अलावा किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अपना सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद इस वक्त हमारा जो स्कोर है वो 32 है। अगर उनका स्कोर 32 से नीचे है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। हो सकता है कि ये स्कोर कुछ यानी जब 1 जनवरी को हम एक नया स्कोर लेके आएंगे, दोबारा हम देखेंगे कि कितने लोग उसमें अहल ठहराते हैं, तो हो सकता है ये स्कोर 32 से 34 पे भी चला जाए, या हो सकता है 32 से 30 पे भी आ जाए। लेकिन फिलहाल 32 के नीचे जितने लोग हैं वो इस प्रोग्राम के लिए हैं। नवीद, 2022 की खवातीन के हवाले से बात करते हैं जिन्होंने अपना सर्वे कराया, पैसे लेना शुरू कर दिए। अब आ रहा है 2024 का इख्तिताम, यानी जब दिसंबर होगा, जनवरी तक उनको पैसे मिलेंगे। दोबारा सर्वे करवाना है, क्या करना है उन खवातीन को जो 2022 में पैसे ले रही थी और अब 2024 में उनका सर्वे का वो जो सारा टाइम टेन्योर है 3 साल खत्म हो जाएंगे, क्या करना है? बहुत ही अहम सवाल आपने किया। जितनी भी खवातीन 2022 में प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, अगर उन्होंने 30 दिसंबर 2024 तक अपना सर्वे ना कराया तो वो प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। प्रोग्राम दोबारा सर्वे कराएं, अपने आप को रीअसेस करवाएं। अगर वो दोबारा अहल हैं, उनके प्रोग्राम में पैसे जारी रहेंगे, लेकिन सर्वे ना कराने की सूरत पे फौरी तौर पे हम निकाल देंगे। अगर सर्वे कराया है और अल्लाह न करे वो नाअहल हो गई हैं तो उनको हम फौरी तौर पे नहीं निकालेंगे, उसके लिए एक टाइम फ्रेम है, उनको हम पहले हैंड होल्डिंग करेंगे फिर निकालेंगे। लेकिन सर्वे ना कराने की सूरत में 1 जनवरी 2025 से ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा हुआ कि अगर हालात बेहतर हो गए उनके तो फिर उनको दोबारा ना। बेसिकली हमारा ये है कि हर 3 साल बाद असेसमेंट होनी चाहिए, रीअसेसमेंट होनी चाहिए कि अगर हालात थोड़े से भी बेहतर हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हालात वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के वक्त के साथ हालात ख़राब हो जाते हैं। तो वो बैलेंस करने के लिए कि जिनके ख़राब हो गए उनको प्रोग्राम में शामिल करें, जिनके ठीक हो गए उनको उनकी जगह दें। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको आके बताते होंगे कि हमारे हालात ख़राब हैं और हमें इसमें इनरोल होना है, लेकिन शफाफियत के अमल को आप लोग कैसे बेहतरीन बनाते हैं कि ये वाकई ये बंदा जो है ये एलिजिबल है भी या नहीं? कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि मुझे इस प्रोग्राम की ज़रूरत है सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए और इसको असल में ज़रूरत नहीं है? जी, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो सर्वे का प्रोसेस है, एक तो बड़ा कंप्लीट, हम कोई तकरीबन 63 सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ, और अब हमारा 63 क्वेश्चंस एक खानदान से पूछते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अब हमारे बहुत सारे महकमों के साथ ये जो सवालात की वेरिफिकेशन है वो कनेक्टेड है। अच्छा। लाइक हमारा सवाल है कि आपके घर में मोटर बाइक या गाड़ी या इसकी किस्म की ऑनरशिप है या नहीं है, तो अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो हमारा वहीं से हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डाटा से उसी वक्त रियल टाइम वेरीफाई करते हैं कि उसके घर में बाइक है या नहीं है। इसी तरह लैंड का सवाल है हमारा, तो लैंड का इसी तरह हमारा कनेक्टेड है, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, FBR के डाटा से हम वेरीफाई कर लेते हैं उसकी इनकम का स्टेटस। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका हम चेक कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं नादरा, उसके साथ उनके साथ ये मुंसलिक है, उसी वक्त हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं टू इंश्योर कि कोई गलत बंदा पैसे ना ले। दो सवाल जल्दी से बीच में ही बता दीजिएगा दोनों सवालों के। एक, अगर किसी के रकम आती गई, उसने उस महीने पैसे ना लिए, अगला महीना आ गया उसने पैसे नहीं लिए, 30 समय पैसे ना लिए, मसला हो गया, तो वो बता दीजिए वो पैसे क्या वो निकलवाए नहीं है तो क्या वो उसी के पास, आपके पास ही रह जाएंगे, वो नहीं निकलवा सकती? और अगर उसको 3 महीने से पैसे नहीं मिले, एरर आपकी तरफ से, तो 3 महीने के इकट्ठे उससे मिल जाएंगे? दोनों के जल्दी से जवाब देते हैं। 9 महीने तक उनके पैसे जो हैं वो उनके अकाउंट में ही रहेंगे। वो 9 महीने तक अपने पैसे निकाल सकती हैं किसी वक्त भी आके। 9 महीने के बाद हम उसको दोबारा अपना हुकूमत पाकिस्तान की ट्रेजरी में लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर जब भी वो दोबारा आएंगी वो दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद साहब।